कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और हमारा सर्वर का कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के इस चैनल के अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम समझा रहा हूँ और इसका मैंने वीडियो बहुत सारे बना चुका हूँ। बाद में हम रेड हैट में भी कंटिन्यू करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स दोनों को मैं समझाऊँगा। ओके, तो सर्वर का इम्पोर्टेंस क्या है मैंने आपको समझाया था। इन सभी की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सर्वर सीखना है तो आपको पूरी कंप्यूटर की नॉलेज आपको परफेक्ट आपके पास होनी ज़रूरी है। ओके, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या कंप्यूटर है, कि सर्वर क्या है, सर्वर कैसे होते हैं। इन सभी की मैंने हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में काफ़ी समझाया था। सर्वर की प्रोसेस फंक्शंस वगैरह बेसिक प्लेलिस्ट में जाइए। सर्वर का बेसिक प्लेलिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहीं से आपको अच्छी तरह से नॉलेज मिलेगी। तो क्यों हम सर्वर को यूज़ करते हैं, इसका क्या रीज़न्स है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था। ओके, तो ये सर्वर टेक्नोलॉजी है। तो सर्वर के अंदर मैंने विंडोज़ एनटी समझाया था क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की ये प्लेलिस्ट है। ओके, तो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, सेटिंग्स वगैरह करना चाहते हो, तो इसकी नॉलेज आपके पास यही भी आपको मिलेगी इसी प्लेलिस्ट में। लेकिन सर्वर की हार्डवेयर के बारे में सीखना चाहते हो तो अलग से आपको सर्वर हार्डवेयर की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। ओके, तो वो भी वीडियो जाकर देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिन लोगों को नेटवर्क सर्वर का जो होता है वो कैसे बनाया जाता है एक्चुअली में, वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, तो विंडोज एनटी जो है वो क्या है, किस तरह से होता है, किस तरह से था, मैंने आपको बताया था। उसका किस तरह से काफ़ी ये पुराना है और वहीं से जो है बहुत सारी अलग अलग इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुई थी, कैपेबिलिटी वगैरह शुरू हुई थी 4.1 के अंदर भी। और भी बहुत अच्छी तरह से अलग अलग नए सर्वर्स फीचर्स आए थे जिसको हम 1996 बोल लो या फिर 1994 बोल लो। उसके अंदर काफ़ी जो है आपको डेवलपमेंट आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। तो सर्वर जो है आपको विंडोज़ 1991 से ही ये स्टार्ट हो चुका था ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। और हमारा ये क्योंकि वर्क स्टेशन की हम बात करें तो ये 1981 से जो है आप देख सकते हैं। ओके, तो इन सभी जानकारी मैंने आपको समझाई थी कि विंडोज सर्वर 2000 ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट और काफ़ी बहुत सारे लोग यूज़ करने लगे थे और माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत सारे लॉन्च करना स्टार्ट किए। ओके, और मैंने आपको ऑलमोस्ट इतने भी सर्वर जो होते हैं वो पहले जो यूज़ होते थे इस तरह के टावर सर्वर यूज़ होते थे। ओके, तो टावर सर्वर जो होते हैं इस तरह से दिखाते हैं, एक तरह की आपको कंप्यूटर ही होता है लेकिन उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसके हार्डवेयर, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका सेटअप जो होता है थोड़ा अलग होता है। ओके, तो टावर सर्वर आज के टाइम के अंदर देख सकते हो कि अगर आपके पास रैक सर्वर के पैसे कम है तो ये कम से कम 50-60 हज़ार में अच्छी तरह से आपको सर्वर का जो है टोटल मिल जाता है। और ये रैक सर्वर अगर इस तरह का मॉडर्न टाइप का लेना चाहते हो लेनोवो का तो आपको 1.5 लाख के आसपास मिल सकता है। ओके, इस तरह के सर्वर्स के अंदर भी आपको काफ़ी बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो इस तरह के छोटे भी सर्वर आते हैं जो होम बेस्ड सर्वर होते हैं या फिर स्मॉल नेटवर्क के अंदर काम करना चाहते हो तो स्मॉल नेटवर्क के अंदर भी इस तरह के छोटे मोटे सर्वर्स आपको मिल जाते हैं। ओके, तो कॉन्फ़िगर करना इजी होता है, उसको यूज़ करना। तो जो सर्वर के डेटा सेंटर की शुरुआत हुई थी तो 2003, 2004, 8 वगैरह मैंने आपको सबको समझाया था। डेटा सेंटर्स का ज़्यादातर मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर बहुत कुछ अच्छी तरह से समझाया था। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर उसके साथ सर्वर हार्डवेयर में भी जाना है। तो सर्वर हार्डवेयर के अंदर जो डेटा सेंटर्स की मैंने काफ़ी अलग से बहुत सारी वीडियोस बना कर रखी है, तो जाकर देख सकते हैं। तो विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 ये हम पढ़ रहे हैं अभी MCSA में, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स की हम बात करें तो इसकी इंट्रोडक्शन मैंने कराई थी। मैंने आपको बताया था कि सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर क्या क्या चेंजेस है। ओके, ऑलमोस्ट अभी जो चल रही है विंडोज सर्वर 2021 है। ओके, ये चीज़ जिन लोगों के पास विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 जब आज भी यूज़ करते हैं तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए। और मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन जो इसके कम से कम 11 मैंने पॉइंट्स रखे हुए थे बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स के अंदर और दोनों के अंदर ये इम्प्रूवमेंट जो है ऑलमोस्ट हो चुकी है। ओके, तो मैंने ये काफ़ी आपको समझाने के लिए ये चीज़ रखी हुई थी।
फिर मैंने आपको बताया था कि विंडोज सर्वर 2008 रिलीज टू आप यूज़ करते हो तो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेटेबल रहेगी वर्कस्टेशन के लिए या क्लाइंट सिस्टम्स के लिए, और कौन सी नहीं रहेगी, क्या लिमिटेशन होता क्या होता है। मैं डिफाइन बताया था कि क्या डिफाइनिंग होती है, ये कौन सी अभी चल रही है। अभी यू का है कि सर्वर 2008 में आपको अभी भी आपको जो है अपडेट के अंदर अब चीज़ मिलती रहेगी आपको। अभी भी विंडोज सर्वर 2008 रिलीज टू यूज़ करें तो विंडोज़ अपडेट जो है आप कर सकते हो, ओके। लेकिन अगर विंडोज सर्वर 2008 रिलीज टू यूज़ करते हो तो हमेशा मैं कहता हूँ कि विंडोज सर्वर 2008 रिलीज टू से विंडोज सर्वर 2000 मिनिमम मैक्सिमम आप 2012 तक तो चले जाओ, मतलब 2012 रिलीज टू की तक। और अगर सर्वर के अंदर अब टावर बेस्ड हार्डवेयर यूज़ करते हो तो उसकी जगह रैक माउंटेड सर्वर यूज़ करो। इस तरह से रैक माउंटेड सर्वर होता है, बहुत अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और जैसे जैसे अगर आपकी बजट बढ़ती है तो आप इसको डेटा सेंटर्स के अंदर भी आपको सर्वर ऑलमोस्ट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंस वगैरह यूज़ होते हैं, ओके। तो जितने भी होती है मैंने कोई सभी की वीडियो बना चुका हूँ, जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इन सभी की वीडियो जो है प्लेलिस्ट में, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ओके। क्योंकि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड आपको पढ़ना है, सेटिंग्स करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आपको इसी प्लेलिस्ट में आना है, वो भी विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर। तो अभी तो मैंने क्लाइंट लास्ट वीडियो में समझाया था, ये हमारा पिछला वीडियो था कि हमारा सर्वर जो होता है वो हमारे जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट किए तो उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, किस तरह की इम्पोर्टेंस है, ये मैंने आपको समझाया था। आज हमारा जो इम्पोर्टेंट है जो विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2, तो 2008 और 2008 रिलीज 2 के अंदर हार्डवेयर हब बोलो या हार्डवेयर सिस्टम्स बोलो, उसके अंदर क्यों ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी गई है, रखी गई है। क्योंकि विंडोज सर्वर 2003 के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी हार्डवेयर की, तो उसको भी बहुत 2000 और 2003 के उस टाइम के अंदर, क्योंकि मेंटेनिंग करना, मैन्युअली चीज़ें देखते रहना, और भी बहुत सी चीज़ें जो होती है जो हार्डवेयर की कंपेटेबल, जैसे जैसे हार्डवेयर चेंज होती है तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज होती रहती है। क्योंकि पहले जब आया था प्रोसेसर तो 800 प्रोसेसर जो सिर्फ 8 बिट का प्रोसेसर था, फिर प्रोसेसर आया 16 बिट का जो इंटेल ने बनाया था, तो 8 बिट का जो पहली बार इंटेल ने बनाया था, फिर 16 बिट का आया, फिर 32 बिट का आया, फिर वो माइक्रोचिप जो थी वो कोर में बदल गई, फिर सिंगल कोर, मल्टी कोर, फिर कोर i3, फिर कोर i5, फिर कोर i7, फिर कोर i9। ये सभी जैसे जैसे कोर बढ़ते तो उस कोर को भी समझना होता है, इस तरह से जो है हार्डवेयर को भी मेंटेन करने के लिए यूज़ करना चाहते हो ज़रूरी होता है। क्योंकि जो चिपसेट फैमिली होती है उसके ड्राइवर कंपेटेबल सर्वर के अंदर भी, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी होने चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं हार्डवेयर हब के बारे में, क्योंकि क्या इफेक्ट है और इसकी क्या ज़रूरत है, ओके। तो पिछली जितनी भी वीडियो है वो कम्प्लीटली पार्ट वाइज देखिए। और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इस वीडियो के मतलब कि पूरी टोटली हार्डवेयर हब के अंदर। इस वीडियो के अंदर आपको मैंने ऑलमोस्ट जितने भी सर्वर है, सर्वर हार्डवेयर की मैंने जो वीडियो बनाई हुई है, सर्वर की प्लेलिस्ट है, लेकिन ये विंडोज़ के हार्डवेयर की बात मैं कर रहा हूँ, ओके। विंडोज़ के अंदर अगर आप सर्वर हार्डवेयर बनाते हो तो क्या होता है, तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं वो समझते होंगे कि विंडोज़ सर्वर के अंदर जो है अगर आपको देखना है तो e.exe का प्रोग्राम सपोर्ट होता है, ओके। और लिनक्स के अंदर .rpm का प्रोग्राम सपोर्ट होता है। दोनों के अंदर ड्राइवर इम्पोर्टेंस होते हैं, ओके। तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं ये समझ जाए कि ड्राइवर है तो हार्डवेयर सपोर्टेबल है, अगर दोनों सपोर्टेबल नहीं तो सर्वर कोई भी हो या नॉर्मली हमारे सिंपल सी भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना विंडोज 7 हो, विंडो 8, विंडो 10 हो, वो अच्छी तरह से चल नहीं पाएगी, ओके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते समझते हैं हार्डवेयर हब के बारे में। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर, ओके। तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी।
तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है। मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना है सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी नहीं देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसके भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो है बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी की कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे सर्वर टेक्नोलॉजी जो होती है या फिर हमारा कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिस तरह से हमारा कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे हार्ड डिस्क रखी हुई होती हैं, हमारे प्रोसेसर रखे होते हैं, हमारी रैम रखी हुई होती है, हमारे मेन मदरबोर्ड होते हैं, उसको पावर सप्लाईज देने होते हैं, उसके अंदर कनेक्शंस वगैरह होते हैं। यहाँ पर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट रखनी होती है, जिनके अंदर इनके प्रोटोकॉल, फीचर्स, सिस्टम, स्क्रिप्टिंग, प्रोग्रामिंग, यहाँ पर अलग अलग कंसोल, विंडोज़,
बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, ये सब क्या है, इसी हार्डवेयर के हब के अंदर हम हार्डवेयर को मेंटेन करना, हम हार्डवेयर को कंट्रोल करना, ये इसी के लिए तो हम जो विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। ओके, तो गेस्ट स्टेशन कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंट for host operating system in terms of the better reliability for eliminating host operating system bottlenecks। ओके, तो गेस्ट स्टेशन किसे कहते हैं? अगर ऐसा समझो कि मैं एक गूगल के अंदर एक एम्प्लॉय की तरह काम करता हूँ, तो मैं हुआ सर्वर का गेस्ट। ओके, तो मैं ऑपरेट कर सकता हूँ सिर्फ मेरे ही होस्ट किए ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो भी टर्म कंडीशन के अंदर जो सर्वर ने बनाया है वो। ओके, तो रियलिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मुझे सर्वर का एक्सेस अच्छा मिलेगा तो काम अच्छा रहेगा। ओके, तो कैसे मिलेगा? एलिमिनेटिंग होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बॉटलनेक्स, उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन इंपॉर्टेंट होस्ट ऑपरेट होता है, ओके, ये चीज़ मेन होती है। तो ये क्या होता है, इस तरह का समझो कि अगर आपने देखा होगा जो लोग जिन लोगों को पता है हाइपर वी के बारे में उनको नहीं बोलूँगा, लेकिन जो लोग नए हैं हाइपर वी बताता हूँ। एक हाइपर वी देखिए ऐसा सर्वर है, हाइपर वी टेक्नोलॉजी ऐसी सिस्टम है जो हमारे ही सिस्टम के अंदर रहकर दूसरे एक सिस्टम वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म हम देती है। ओके, मतलब सर्वर के अंदर हमें कोई दूसरी और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डालनी है तो ये हाइपर वी हमें काम लाता है। ओके, तो और दूसरे होता है सर्वर वर्चुअलाइजेशन, ये जो है मोर हम डिटेल कवर करेंगे। लेकिन वर्चुअलाइजेशन क्या होती है कि एक कंप्यूटर के अंदर 3 सिस्टम भी चला सकते हैं, ये सर्वर हमें देता है। ओके, कहने का मतलब कि अभी मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपने देखा कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं वर्चुअल बॉक्स सर्वर, मतलब कि वर्चुअल बॉक्स होता है, VMware सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो आप एक ही कंप्यूटर के अंदर विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 चला सकते हो। लेकिन कब? जब आपका हार्डवेयर अच्छा होगा तब। ओके, जिनमें मिनिमम आपके पास अभी आज के टाइम के अंदर आप चलाना चाहते हो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंप्यूटर के अंदर, वो भी आप ओरेकल वर्चुअल मशीन यूज़ कर ओरेकल वर्चुअल सॉफ्टवेयर यूज़ करके या VMware सॉफ्टवेयर यूज़ करके, तो आपको जो है मिनिमम आपको 16 GB की आपको रैम चाहिए होती है, कोर i5 का प्रोसेसर चाहिए होता है, नया 11 जनरेशन का मदरबोर्ड, 2 SSD चाहिए होती है, अच्छा पावर सप्लाई होता है, और भी चीज़ें जो होती है जैसे कि अच्छा आपका टूल वर्चुअलाइजेशन सपोर्टेबल होना चाहिए। हाँ, आपका बायोस के अंदर आपका सपोर्टेबल जो है वर्चुअलाइजेशन का ऑन होना चाहिए, तब ये जो है काम आता है। ओके, तो वर्चुअलाइजेशन सिस्टम अगर ऑन है तभी आप वर्चुअलाइजेशन सर्वर के अंदर ऑन कर पाओगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोसेसर को हमें ये बताना होता है कि आपकी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको इस तरह से करना है, अच्छा खासा बेहतर प्रोसेसर होगा, पावरफुल प्रोसेसर होगा, तब ये जो है हार्डवेयर इम्पोर्टेंट होगा। आज के टाइम के अंदर खास तरह की सेवन करके माइक्रोसॉफ्ट हो या लिनक्स हो, अगर आपका मदरबोर्ड सर्वर का मदरबोर्ड एक यूँ कहे कि एक इंटेल का प्रोसेसर चलाना चाहता है, इंटेल कंपनी का, तो आज की खास तरह के सर्वर के लिए ये यूज़ होता है सेवन। ओके, लेकिन पहले क्या था, कोर i7 था, कोर i5 था, इस तरह से जो था, तो उसे कहते हैं कोर पैकिंग। अब कोर पैकिंग मतलब कि कोर पार्किंग कहते हैं उसको। तो कोर पार्किंग क्या होती है? देखिए, कोई भी प्रोसेसर जब काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझा रहा हूँ, अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो आपको सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाना होगा। सर्वर की अलग से मैं हार्डवेयर की प्लेलिस्ट बना चुका है, उसके अंदर कोर के बारे में सिखाया है। ओके, तो कोर पार्किंग क्या होती है? कोर पार्किंग इसे कहते हैं कि कोई ऐसा सेंट्रल डिवाइस जो पूरा डेटा जो है एक यूँ कहे कि प्रोसेस करना होता है, रिस्पॉन्स देना होता है, रिप्लाई देना होता है, और जितने भी डेटा है उसको जो है कंटिन्यूसली चलते रखना है, उसको बेटर रिलायबिलिटी में रखना है, तो उतना जो है प्रोसेसर को काफ़ी लोड उठाना पड़ता है। तो जितना अच्छा प्रोसेसर होगा हमारे सर्वर के अंदर, इतना अच्छा चलेगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में इस टेक्नोलॉजी का क्या होता है? देखिए, टेक्नोलॉजी जब भी कोई बनती है नई हार्डवेयर की, तो उसका सॉफ्टवेयर भी बनता है, उसका प्रोग्राम भी बनता है, उसकी टेस्टिंग होती है, और फिर अच्छा बेटर परफॉर्मेंस होता है, तब इसको लॉन्च करती है पब्लिकली। ओके, कंपनी। तो उसी तरह से टेक्नोलॉजी जब इन्हेंस हुई तो कोर विंडोज सिस्टम सर्वर वर्जन
8 रिलीज 2 के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं पावर मैनेजमेंट कोर पार्किंग कहते हैं उसको, कोर मतलब कि ऐसा कह सकते हो कि अगर मेरा स्क्रीन ये होगी, ये स्क्रीन में पावर मैनेजमेंट का कि 30 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मतलब कि मेरा स्क्रीन जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता रहे, सर्वर चलता रहे, लेकिन ये स्क्रीन ये जो है मेरा मॉनिटर बंद हो जाए, तो वो कौन करता है? वो हमारा टेक्नोलॉजी जो विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ही करती है, लेकिन उसने पावर बंद किया है, तो ऑलमोस्ट जो है हार्डवेयर का ये भी कंट्रोल करता है। ओके, ये चीज़ क्या होती है? तो ये चीज़ मेन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही देखने को मिलती है। ओके, अगर ध्यान से देखोगे कि अब हम आगे बढ़ते हैं इसको समझने में कि नॉर्मली जब हम मल्टी कोर सर्वर रन करते हैं, मल्टी कोर सर्वर किसे कहते हैं? ऐसा समझो कि ये देख सकते हैं कि सर्वर है। ओके, अब सर्वर के अंदर 2 प्रोसेसर है। अब इन 2 प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर कौन क्या काम करेगा, ऐसा काम करेगा, तो अलग अलग प्रोसेसर को हम काम देंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो अच्छी तरह से चल नहीं पाएगी। सर्वर जो है ये कह सकते हो कि बैलेंसिंग वर्क नहीं करेगा, और उसको हम कह सकते हैं कि ब्रेकेबल सर्वर कहते हैं उसको हम। ब्रेकेबल मतलब कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ नहीं पा रहा, प्रोसेस कर नहीं पा रहा, रन ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोई प्रोसेसर अलग काम कर रहा है, दूसरा प्रोसेसर किसी ड्राइवर पर काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ को हमें हार्डवेयर के अंदर ही मेंशन किया जाता है कि जैसे हम 2 प्रोसेसर लगाते हैं एक ही सर्वर सिस्टम्स के अंदर, तो उसके बायोस के अंदर पहले से उसकी प्रोग्रामिंग होती है। ओके, उसी तरह से रैम स्लॉट हो गई। ओके, तो जब नॉर्मली हम मल्टी कोर रन सर्वर करता है तो पूरे जो ऑल कोर होते हैं, पूरे प्रोसेसर जो होता है वो हाईएस्ट स्पीड पॉसिबल में आ जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग प्रोसेसर है, अलग अलग सिस्टम्स है, लेकिन फिर भी जो है दोनों को एक ही प्रोसेसर की ताकत लगानी है। ओके, तो अगर इसके अंदर कोर i7 है, इसके अंदर भी कोर i7 है, तो टोटल कोर 14 कोर हो गए 14 कोर हो गए। अगर इसके अंदर कोर i3 है, इसके अंदर भी कोर i3 है, तो कोर i6 होगा। वो बात अलग है कि अब कोर कम है तो क्या होता है, कम होता था, मैंने आपको समझाया था। ओके, अच्छा प्रोसेसर होगा, ज़्यादा कोर होंगे, अच्छी इसकी स्केलिंग होती, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी कोर टेक्नोलॉजी कैश मेमोरी अच्छी होगी, और उसका जो भी उसका क्लॉक रेट अच्छा होगा, अच्छी तरह से वो प्रोसेसर काम कर पाएगा। लेकिन उसके साथ मदरबोर्ड भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, रैम के स्लॉट और रैम की सिस्टम भी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ है तो इन सभी को जो एक होना होता है, एक होने का मतलब होता है कि सर्वर जो होता है वो कभी भी अलग अलग पार्ट में डायरेक्टली काम नहीं करता। बायोस के अंदर अगर एक सर्वर का कोर CPU 1 है तो CPU 2 होगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में जाओगे तो आपको एक ही सर्वर मिलेगा, एक ही CPU मिलेगा, और वो भी जो है अगर मैं इसके अंदर कोर i7 लगाता हूँ, इसके अंदर भी कोर i7 लगाता हूँ, तो टोटल कोर i14 बताएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मल्टी कोर सर्वर रन को सपोर्टेबल होता है, वो उसके लिए भी प्रोसेसर के साथ बायोस की सेटिंग्स वगैरह जो होती है वो जहाँ से ये बनकर आता है हमारा मेन मदरबोर्ड सर्वर का, तो ये जो हाईएस्ट पॉसिबल काम करे रिगार्ड वेदर सर्वर बीइंग यूटिलाइज कर सके, अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सके, इस तरह से ये चीज़ होती है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आपका सर्वर पूरा लोड नहीं उठा पाएगा, आपके सर्वर को बार बार जो है शट डाउन हो जाएगा, बार बार इतना गर्म होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कभी कभी नेटवर्क क्रैश हो जाता है और आपको पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम एक्चुअली में सर्वर में है या नेटवर्क की केबल्स में है या फिर नेटवर्क की स्विच में है। तो ये जो है अपने आप को यूटिलाइज करके दिखाता है, बताता है कि आपका सर्वर कितना काम करता है, कितने स्पीड में चलता है, कितने MBPS लोड उठाता है, कितने रिप्लाइज में देता है। ओके, तो ये चीज़ होती है कोर पार्किंग। ओके, तो पहले जो इस तरह के सर्वर होते थे वो चलते थे, लेकिन जैसे ही ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ता था, लोड बढ़ता था, तो वो जो है वो क्रैश कर जाता है। क्रैश का मतलब होता है कि सर्वर चलते चलते रुक जाना, रिस्पॉन्स नहीं देना, और ना ही जितने भी डेटा है जैसे कि वेबसाइट जल्दी ओपन नहीं होनी, वेबसाइट जो होती है वो वेटिंग पर चली जाती है, कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्रैश कर जाती है। कभी हमारा विंडोज सर्वर 2000 की हम बात करें या विंडोज सर्वर 2003 की बात करें तो वो कब क्रैश होती थी, ज़्यादातर ट्रैफिक इतना बढ़ता था कि कंपनी के अंदर के एम्प्लॉय भी सर्वर के अंदर काम कर रहे हैं, कंपनी के
ऑपरेटिंग सिस्टम भी वो खुद की अपने काम कर रही है, खुद की डेटा भी काम कर रही है, तो दो गुना तो काम कर रही है, ऊपर से इंटरनेट से और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो वो जो इतना लोड बनने के कारण सर्वर जो होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम के अंदर आपको देख सकते हो कि ये पुराना टाइप का एचपी का टावर सर्वर है। ओके, अब इस टावर सर्वर के अंदर आपको इस तरह से आप हार्ड डिस्क लगाते हो अंदर। ओके, मैंने आपको इन सभी की जानकारी सर्वर की हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में समझा दी है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये जितने भी हैं आपके पास हार्डवेयर से डेटा लगा रहे हो, अब इसके अंदर ऑपरेटिंग मेन सिस्टम है, लेकिन प्रोसेसर आपने लगाया कोर i3। ओके, या फिर आपने कोर i5 लगाया इंटेल का। अब सर्वर इतना ही लोड उठाएगा, जैसे कि मान के चलते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 Mbps या 4 Mbps। ओके, वो प्रोसेसर, लेकिन जैसे जैसे इतना लोड बढ़ता है कि उसके हार्डवेयर, उसके हार्ड डिस्क के अंदर डेटा रिस्पॉन्स देना, उसकी रैम जो होती है वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाती है, तो प्रोसेसर भी रिस्पॉन्स नहीं देता, ना ही हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्स दे पाती है। तो ऐसे में मेन गलती क्या होती है कि हमारा हार्डवेयर उतना पावरफुल नहीं होता है। ओके, सॉफ्टवेयर भी उतना पावरफुल नहीं होता है। तो इस वजह से जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कभी कभी डेड हो जाती है, या फिर हम यूँ कहें कि हमारा सर्वर क्रैश कर जाता है। तो भले ही में इसके अंदर कोर i7 का प्रोसेसर भी क्यों ना लगो, लेकिन रैम अच्छी पावरफुल नहीं होगी, तब भी कोई प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होगी। अगर दोनों रैम और प्रोसेसर दोनों अच्छा लगा दो, फिर भी मदरबोर्ड अच्छा नहीं है, उसका पावर का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, उसका डेटा का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, पुराना टाइप का बोर्ड रखा हुआ है, पुराना टाइप का मदरबोर्ड रखा हुआ है, तब भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाएगी, क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी तो थी वो इसको चेंज करते हुए इसको मल्टी सीपीयू प्रोसेसिंग सिस्टम्स के अंदर रखी गई है। ओके, तो वो कैसे होती है देखिए, कोई भी कंप्यूटर होता है, कोई भी सिस्टम, अभी एक प्रोसेसर से आप काम लग कर सकते हो, लेकिन सिंगल प्रोसेसर कब तक काम करेगा? जब तक कि आपका पैकेजिंग या फिर कोर की सिस्टम के ऊपर जितना लोड रहेगा उतना ठीक है, लेकिन जैसे ही कोर के ऊपर हो सकता है फ्यूचर में ज़्यादा आपका प्रोसेस बढ़ जाए, आपकी पब्लिक या फिर पब्लिक के साथ ट्रैफिकिंग बढ़ जाए, तो ये चीज़ें आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। तब ये वाली सिस्टम अब आना स्टार्ट हुई थी टावर सर्वर के अंदर। तो टावर सर्वर के अंदर पहली बार 2 कोर वाले प्रोसेसर आने लगे, देख सकते हो यहाँ पर CPU 1 है और CPU 2 है, तो इसको CPU 1 कहते हैं, इसको CPU 2 कहते हैं। लेकिन जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं तो उसके अंदर जो है हमें कोर, मतलब कि 2 ही प्रोसेसर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कोर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके, तो अगर आधा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये संभाल लेगा और आधा ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम संभाल लेगा, दोनों को काम अच्छी तरह से अच्छा प्रोसेसिंग करता है। रैम में भी यही चीज़ होती है कि आप अपना अपना ट्रैफिक जो है आधा आधा वो बांट लेगा, लेकिन वो उसको कंट्रोल कौन करता है सिचुएशन को? वो ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही वो रैम पर आएगी तो सीधा किसको किस तरह से अपने ट्रैफिकिंग करनी है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से होता है। ओके, तो जैसे जैसे लोड बढ़ता है उस हिसाब से जो है ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर कितने कोर का है। ओके, मेन चीज़ कि आपका प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तीसरी चीज़ कि आपके प्रोसेसर की कैश मेमोरी कितनी है, 3 MB की कैश मेमोरी है या 6 MB की कैश मेमोरी है। और चौथी चीज़ कि आपके प्रोसेसर के अंदर कितना आपका जो रिप्लाईमेंट है या फिर क्लॉक रेट मोड कहते हैं इसको। ओके, किसी के अंदर 3.6 GHz होता है, किसी के अंदर 2.1 GHz होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और कोर कितने होते हैं। ओके, तो ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूर होती है। तो कोर है, फ्रीक्वेंसी है, क्लॉक रेट है और कैश मेमोरी है, और अगर है ग्राफिक्स का फैसिलिटी तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि ये रैक सर्वर है। अब रैक सर्वर के अंदर कितने प्रोसेसर आपको देखने को मिलते हैं? 1 2 3 4, और वो भी इंटेल कंपनी के आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर देख सकते हो रैम कितनी सारी है, देख सकते हो। ओके, ये क्यों होती है, इतना सारा क्यों दिया गया है? ये टोटली सर्वर का मदरबोर्ड, सर्वर का खास तरह का स्पेशल मदरबोर्ड। तो इस तरह के सर्वर क्यों दिए गए, क्यों इम्पोर्टेंस है? देखिए, ऑलमोस्ट जितने भी लोग ना समझा देना चाहता हूँ, मैंने इसकी पूरी जानकारी जो है सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में सब कुछ समझा दिया है। ओके, 10 प्रोसेसर है। ओके, 4 प्रोसेसर का हमें एक प्रोसेसर कैसे देखने को मिलता है? बायोस की वजह से। ओके,
तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि बायोस जो होता है उसको इस तरह से बनाया जाता है, उसका सर्वर का खास तरह का प्रोग्राम जो होता है, मैं आपको समझाऊंगा जब इंस्टॉलेशन वगैरह होगी। तो सर्वर का टोटल बायोस का एक मैं एक अलग से सीरीज़ लेकर आऊँगा, अलग से मैं इसकी 7-8 वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन जो बायोस जो होता है, बायोस एक तरह का यूँ समझ लो कि पूरे प्रोसेसर की एक ग्रुप या कॉम्बिनेशन सिस्टम बना देता है। उसी तरह से रैम का भी एक ग्रुप ऑफ प्रोसेसर बनाता है, और उसके साथ जो चिप होती है वगैरह, यहाँ पर छोटी मोटी चिप्स होती है, उसका भी एक अलग तरह से है। बाकी जो प्रोसेस जो होती है वो सेम टू होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको देख सकती हो कि आपको ऑलमोस्ट जो है चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो प्रोसेसर यहाँ पर कोर i7 लगा है, तो आपको भी कोर 7 यहाँ पर सेम लगाने होंगे। याद रखना, कभी कभी अलग अलग लगाने की कोशिश मत करना। तो जितना भी आपका CPU प्रोसेसर होगा, जितना भी प्रोसेसर जैसे कि कोर i7 है, तो आपको कोर i7 का यहाँ पर रखना होगा। सेम एज इट इज़ आपको जो है सेम आपको अपने सिस्टम को चलाने के लिए बेहतर चलता है। ओके, तो प्रोसेसर का इसका जो इंटरनल आप देखोगे कि कोई भी प्रोसेसर जब रिप्लाई देता है तो उसके अंदर आपको इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर मिलता है। वो बेहतर ढंग से अपने आप को दूसरे कम्युनिकेशन में बेहतर फास्ट चलने में, मतलब कि उसकी डेटा को ट्रांसमिट, रिप्लाई और अच्छी तरह से ग्रुपिंग और भी बहुत सारी रिप्लाई देने में ये काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलता है। उसी तरह से रैम की बात करो तो रैम भी सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम GB की रखनी होगी। अगर कोई रैम है 3.1 गीगाहर्ट्ज़ की या 2.8 गीगाहर्ट्ज़ की और वो DDR4 है, तो सभी के अंदर DDR4 3.1 गीगाहर्ट्ज़ की, यहाँ पर मान के चलते हैं कि यहाँ पर 16 GB की, तो सभी के अंदर 16 GB रखनी पड़ेगी। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। ओके, तो ऑलमोस्ट आपको चैनल देख सकते हो कि ये क्या होती है, किस तरह की होती है, ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। ओके, और सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सर्वर जब बना था तो सर्वर को इसका भी चीज़ों को, जो सर्वर हमारा 2008 बना था या 2008 रिलेटेड बना था, तो इनके अंदर भी पहले बहुत सारी इस तरह से चैलेंजेस आते हैं 2003 के अंदर। लेकिन 2003 के अंदर इसको बहुत सारी दिक्कतें देखी, और उसके बाद 2008 रिलीज टू 2008 के अंदर काफ़ी बेहतरीन इसकी प्रोग्रामिंग ड्राइवर वगैरह जो है बहुत सारी मतलब बना, जैसे कि MSI कंपनी, गीगाबाइट कंपनी है, फिर बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो उनकी ड्राइवर बनते हैं। तो ड्राइवर जो है ऑलमोस्ट हमें ये बताते हैं कि किस तरह से डेटा और किस तरह से कौन कौन से सर्वर की कम्युनिकेशन, क्योंकि चिपसेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ चिप्स जो है नॉर्थ में, साउथ में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल चिप होती है, बहुत सारे जो इसके इक्विपमेंट्स वगैरह जो है ये इसकी चिप सेट होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है, उस हिसाब से ही आपका जो है सर्वर चलता है और इसका कम्युनिकेशन होता है। तो एक प्रोसेसर लगाने से सर्वर के अंदर अच्छी तरह से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सर्वर काम नहीं करता। उसके साथ मदरबोर्ड भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, काफ़ी उसका मेन इंपॉर्टेंट होता है। ये सब क्या होता है, किस तरह से काम करता है। तो सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाइए, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी दी है। तो सर्वर हार्डवेयर के अंदर काफ़ी बहुत कुछ मैंने आपको समझाया है यहाँ पर। ओके, तो अगर आप इंटेल में यूज़ करना चाहते हो, मदरबोर्ड इंटेल है, तो खास तरह के जो है आपको मिल जाते हैं आपको। और पेंटियम जो होता है काफ़ी महंगा होता है, ये ऑलमोस्ट सर्वर के लिए स्पेशल क्रिएट किए गए होते हैं। ओके, तो एक तरफ सेम पेंटियम लगा, तो एक तरफ सेम पेट, दूसरी तरफ भी सेम रखना होगा। ओके, तो जो भी आप लेते हो, पहले टाइम के अंदर Core i3, Core i5 इस तरह से यूज़ होता था। लेकिन आज के टाइम के अंदर अगर आप लेटेस्ट मदरबोर्ड और लेटेस्ट टाइप का कोई टेक्नोलॉजी लेना चाहते हो सर्वर के अंदर, तो ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट मिल ही जाती है। ओके, तो सर्वर के अंदर अगर हम बात करें तो और भी मदरबोर्ड की प्रोसेसर वगैरह, जैसे मैंने आपको सर्वर के हार्डवेयर के प्लेस बताया था कि अगर सर्वर के अंदर इन सभी की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो हमारा सर्वर की बायोस जो है अपडेट करता है जब हम इंस्टॉल करते हैं ड्राइवर, तो उसी ड्राइवर के अंदर हम जो है हमारा सिस्टम जो है एक ही सिस्टम ऐड होता है। तो ये प्रोसेसर के हिसाब से जो है आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। देख सकते हो आपकी ये AMD राइजन वगैरह जो है आपको प्रोसेसर्स मिल जाते हैं। तो AMD भी कंपनी है, मैंने आपको सर्वर की हार्डवेयर के लिए इसमें समझाया था। ज़रूर नहीं कि इंटेल AMD बहुत सारी 2-3 और कंपनी है, लेकिन ज़्यादातर जो पॉपुलर है इंटेल और AMD ज़्यादा चलती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये भी जो है AMD का ही प्रोसेसर है और इसके ऊपर मदरबोर्ड जैसे देखो जिस तरह से आपको देखने को मिलता है।
तो रैक माउंटेड सर्वर ले तो कोई भी सर्वर ले तो, लेकिन पहले चेक कर लेना होता है कि आपको किस तरह का हार्डवेयर चाहिए। ओके, तो सर्वर का हार्डवेयर कौन सा बेहतर होता है, किस तरह का अच्छा होता है, कौन से लेवल पर, होम सर्वर पर क्या है, मीडियम सर्वर पर, लार्ज सर्वर पर क्या है, ये सब कुछ मैंने सर्वर की हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर समझा चुका हूँ। तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जितना भी हमारा कोई भी हार्डवेयर अलग 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 हो, तो इसका जो ग्रुपिंग होता है वही जो है काम करता है और सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी फास्ट चलाता है। उसके अलावा सर्वर के अंदर मेन इम्पोर्टेंट होता है नेटवर्क। ओके, तो सर्वर अच्छा हार्डवेयर है तो लेकिन नेटवर्क ही अच्छा नहीं है तो ये भी प्रॉब्लम होता है। तो मिनिमम जो मैंने कहा था कि आपको गीगाबाइट का ही आपको गीगाबाइट ही आपको ज़्यादातर आपकी स्विच लेनी चाहिए, मतलब कि मिनिमम 1 Gbps तो आपकी स्विच होनी ही चाहिए। ओके, ट्रांसफ़र करने में, चाहे फिर वो आपको ईथरनेट यूज़ कर रहे हो या फिर फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, तो ये चीज़ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो ये इस तरह से होती है क्योंकि उसकी जो इन्वायरमेंट होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो हमें हाई कैपेसिटी की हमारा एम्प्लॉयज़ वगैरह अच्छी तरह से वो काम कर सके और इसका काम जो है काफ़ी रिप्लाई अच्छी तरह से हमें मिले। इस तरह से हम जो सिस्टम की इफिशिएंसी बढ़ा सके, उसके अंदर जो वीकनेस है उसको निकाल सके। और ये जो यहाँ पर जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कहें कि ड्यूरिंग इवनिंग्स वगैरह, वीकेंड्स वगैरह जो होती है, वो हमारे सिस्टम अगर हम बंद करते हैं या फिर हम आइडल मोड पर वो चला जाता है वो सर्वर, तो इसको अच्छी तरह से हम रख जाए तो फिर हम मोर या 2-3 टाइम के अंदर हम ये ऐसे कुछ इन्वायरमेंट होते हैं, कुछ ऐसे कंप्यूटर या फिर सर्वर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले होते हैं जो संडे को बंद रखते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं तो 12 घंटे सर्वर रखते हैं। तो इस तरह से जो है ये सर्वर के लिए काफ़ी अच्छा होता है और कंज्यूमिंग पावर कम, मतलब कि पावर भी कम लेता है और एक्सपेंडिंग हीट, मतलब कि हीट जो होती है उसके अंदर गर्मी जो होती है वो कम होती है। ओके, तो प्रोसेसर के साथ साथ हमारा हार्डवेयर वगैरह जो सिस्टम जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, इसका इन्वायरमेंट मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर मैं जैसे कहूँ कि अगर मेरा कोर पार्किंग के होता है, ओके, तो सर्वर जब हम इंस्टॉल करते हैं, विंडोज सर्वर 2008 हो या 2003 हो, कोई भी हो, लेटेस्ट प्रोसेसर अगर हमने लिया लेकिन वो रिकॉग्नाइज ही अच्छी तरह से नहीं कर रहा, वो समझ ही नहीं पा रहा है हमारा सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो जो ये काम ही नहीं कर पाएगा। ओके, इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल करते हैं तो इसकी हम क्या इंस्टॉल करते हैं, ड्राइवर। तो ड्राइवर अच्छी तरह से प्रोसेसर को समझाता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस तरह से बीट की है। और प्रोसेसर के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी वो जो है चिपसेट फैमिली की पूरी टोटली जो है यूं कहे कि प्रोसेसिंग के लिए जो डेटा किसे भेजना होता है, किस तरह के कौन कौन से, ये सब कुछ जो है इसी के अंदर इम्पोर्टेंट होती है। तो लेटेस्ट प्रोसेसर है और आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम 2003 की है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी प्रोसेसर काफ़ी पुराना है और ये सर्वर 2008 है तो वो नहीं काम करेगा। ओके, तो कोर पार्किंग प्रोटोकॉल जो होता है वो स्विच शट डाउन कोर सिस्टम में नॉट इन यूज़, जब आप यूज़ नहीं करते। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर आप ये कहें कि ऑटोमेटिकली जो कुछ ऐसे कोर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली 2 ही कोर पर पूरा टोटली हमारा सर्वर जो है, जब कोई भी सर्वर यूज़ करता है, सिर्फ सर्वर को शुरू रखना है, सिर्फ ऑन ही रखना है, तो वो 2 कोर ही यूज़ करेगा। लेकिन जैसे ही सर्वर के ऊपर लोड बढ़ना शुरू करता है वो कोर को एक्टिवेट करता है ऑटोमेटिकली। 16 कोर ऑटोमेटिक मतलब कि जैसे जैसे ज़रूरी होगा। ओके, जैसे कि मेरा कोर एक मान के चलते हो कि कोर i7 है, तो दूसरे 2 प्रोसेसर में लगा कोर आई, क्योंकि 2 प्रोसेसर में लगाया। ओके, तो वो कितने 14 कोर, तो 7 और 7 14 कोर हो गए। ओके, उसी तरह से कोर 16 सर्वर हो तो 16 भी आपको देखने को मिलेगा। तो 16 कोर का प्रोसेसर अगर आप देखोगे तो कोर i7, कोर i9, कोर i17, इसमें से कोर i9 का 2 प्रोसेसर में लगा। ओके, लेटेस्ट वर्जन प्रोसेसर कोर i9 का, जिनमें से 2 कोर तो हमेशा फिक्स रहेगा कि मान के चलो कि प्रोसेसर को जब हम काम करें तो कोर के बिना वो काम करेगा नहीं। तो जो देख सकते हो कि ये पावर जब ऑटोमेटिकली ऑफ क्यों होता है, क्योंकि पावर कम लेगा, प्रोसेसर ज़्यादा कोर को चलाएगा। कोर का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझा दिया था। सर्वर की हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाइए और हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाइए। ओके, तो हार्डवेयर की आपके पास नॉलेज अच्छी होगी, प्रोसेसर की नॉलेज अच्छी होगी, तो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे कोर टेक्नोलॉजी को। तो ये फैसिलिटीज़ आपको सर्वर 2008 और 2008 रिलीज स्टोर के अंदर, इसके अंदर अच्छी तरह से मिलती हैं।
सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर अच्छी तरह से मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो नहीं मिलते हैं। और 2008 के अंदर, सीजन 3 के अंदर ऑलमोस्ट 2008 के अंदर है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ से जो हमारा टर्न पॉइंट बोल सकते हो, टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो, कि सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर आपको ये फीचर्स मिल जाते हैं। तो जैसे ही पावर ऑफ ऑटोमेटिकली 14 कोर को ज़रूरी नहीं है, मतलब कि लोड ही नहीं है, तो वो जो है वो प्रोसेसर ऑटोमेटिक बंद करेगा। उसी तरह से रैम की भी इस तरह की ज़रूरत होती है। रैम जो होती है वो भी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होती है। तो डायनामिकली हम देख सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट पावर मैनेजमेंट होती है, या फिर जैसे ही वो बढ़ता है, हमारा अपने सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ता है, तो वो जो है पावर मैनेजमेंट जो होता है वो इम्प्रूवमेंट ऐसा किया गया है कि ऑटोमेटिकली वो जो है स्टार्ट करेगा। जितने भी कोड जो है बंद हो चुके हैं वैसे ही उसको ऑन करेगा प्रोसेसर के अंदर ही। तो इस तरह के इसके प्रोसेसर जो है इस तरह से वर्कआउट करते हैं। ओके, तो ये सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना होता है हार्डवेयर को कि भी ये जो है लोड कम हो चुका है, अब ऑटोमेटिकली पावर ऑफ कर दो इस प्रोसेसर को, कोर को, तो वो उस कोर के ऊपर जो है वो लोड नहीं देता है। ओके, तो ये 2 कोर से चलता है। तो सर्वर जो होता है उसके सर्वर की कोर के सिस्टम जो होते हैं, अगर हार्डवेयर के और सॉफ्टवेयर के दोनों के अच्छी तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो कोई भी जो है रिस्पॉन्स सर्वर नहीं दे पाएगा। चाहे फिर 4 5 कितने भी सर्वर यूज़ कर लो या कितने भी प्रोसेसर उसके साथ यूज़ कर लो, तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर है। ओके, ना कि विंडोज सर्वर 2008 के अंदर है। तो फिर से मैं कहता हूँ कि इस विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 यूज़ करना ज़रूरी बन जाता है। और आज के टाइम के अंदर Xeon प्रोसेसर ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर बन जाता है सर्वर्स के अंदर। ओके, तो कोर हमें क्यों ऑलमोस्ट ये चीज़ पावर ऑफ करता है, क्यों ये डाउन करता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से। जितना प्रोसेसर गर्म होगा ज़्यादा हीट बढ़ेगी, ज़्यादा पावर लेगा, ज़्यादा यूज़ करेगा। लेकिन कब ये चीज़ होनी चाहिए, ट्रैफिक बहुत आता है, सर्वर के पे लोड ज़्यादा है, लोग सर्वर को बहुत यूज़ करते हैं, बहुत कम्युनिकेशन, बहुत काम करते हैं, बहुत एम्प्लॉय काम करते हैं, तब प्रोसेसर ऑन होना चाहिए इस तरह से। लेकिन यूसी नहीं हो रहा है, सर्वर के ऊपर लोड ही नहीं है, सर्वर के ऊपर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही चल रही है, थोड़ा बहुत अपने चल रहा है, तो वो जो है सिर्फ कोर ही कोर आई 2 में काम करता था, कोर आई 2 यूज़ करेगा सर्वर। इस तरह से वो प्रोसेसर होना चाहिए। ऐसा समझो कि जो काम की ज़रूरत चीज़ें हैं उतना ही आप यूज़ कर रहे हो, उतना ही पेट्रोल यूज़ कर रहे हो। और आपको ज़्यादा पेट्रोल कब यूज़ करना पड़ता है, जब आपके ऊपर ज़्यादा भार हो, ज़्यादा लोड हो। उसी तरह से जो ये प्रोसेसर का काम होता है उसके साथ रैम का भी काम होता है। तो इस तरह से जो है हार्डवेयर और उसके इन्वायरमेंट सर्वर के बनाए गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे कि माइग्रेशन फ्रॉम 2003 और 2018 डायरेक्टरी के बारे में। तो ये जो है माइग्रेटिंग क्या होती है। ओके, 2003 और 2008 एक्टिव डायरेक्टरी को 2008 रिलीज 2 की एक्टिव डायरेक्टरी की क्या होती है। पहले तो हम समझेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है। ओके, तो वो एक्टिव डायरेक्टरी में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दूंगा। ओके, फिर बाद में हम एक्टिव डायरेक्टरी की माइग्रेशन वगैरह, माइग्रेटिंग वगैरह हम समझेंगे। ओके, तो एक्टिव डायरेक्टरी को समझने से पहले आपको सर्वर की कुछ बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे, समझेंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी होंगे एक्टिव डायरेक्टरी आपको समझनी है, तो मैं थोड़ा बहुत जो है यूँ कहे कि एडिशन वगैरह मैं की और भी दूंगा। ओके, तो ये चीज़ जो है ऑलमोस्ट आपको मैं समझाऊंगा। फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे माइग्रेटिंग एक्टिव 2003 और एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम यही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी पहले हम थोड़ा बहुत समझेंगे और डिटेल में हम फिर बाद में समझेंगे। ओके, डिटेल में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं, जितने भी आप सर्वर के बारे में समझना चाहते हो, तो सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी जाकर देखिए। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू। जैसे थे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है,
कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल यही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।